देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और कोरोना काल में एक तरफ जब दुनिया भर में मानव जाति इस महामारी से लड़ रही है, ठीक उसी वक्त में दुनिया के तमाम मुल्क युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। चीन ने लद्दाख में जो किया पूरी दुनिया ने देखा। चीन के कोरोना वायरस से दुनिया लड़ ही रही है। अमेरिका और चीन रोजाना एक दूसरे पर बयानों से अटैक कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। उधर रूस में भी अमेरिका और रूस में टकराव जैसे हालात हैं। और अब मिडिल ईस्ट से भी एक चौंकाने वाली खबर आई। हमारे साथ आज सुबह 10 बजे के इस बेहद खास बुलेटिन में मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हम सबसे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। खबर जिस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजर है। ईरान की राजधानी के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यह धमाका ईरान के मिलिट्री बेस के पास हुआ है। इसी जगह पर ईरान ने 2 दशक पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था। जी हां, और इसीलिए इस धमाके को बहुत अहम, बहुत खास माना जा रहा है। हालांकि ईरान की सरकार इस धमाके को इंडस्ट्रियल गैस टैंक में धमाका बता रही है और इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ है, यह कहा जा रहा है। लेकिन ईरान के इस धमाके पर पूरी दुनिया की नजर है कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया। ये इस वक्त का निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत जबरदस्त धमाका था। ईरान की राजधानी में मिलिट्री बेस के पास यह धमाका हुआ है और ठीक उसी जगह यह धमाका हुआ है जहां पर ईरान ने इससे पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और इसलिए तेहरान के इस धमाके के बाद पूरी दुनिया में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं किया है। और इस वक्त इसी बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। युक्तेश्वर कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, यूके से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शकील अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ईरान से हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं। फखर यूसुफजई साहब जाने माने पत्रकार हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल संजय स्वाय साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AJB जैनी साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। LAC पर तैनात हैं अभिषेक उपाध्याय, वहां से लगातार जो ताजा अपडेट्स है वो हमें दे रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया चाइना और इंडिया अमेरिका की डिप्लोमेसी पर हम इनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शकील अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। जानने की कोशिश आपसे यह है कि ईरान में इस वक्त क्या खबरें हैं, क्योंकि ईरान में जो धमाका हुआ है तेहरान के मिलिट्री बेस के पास, उसको लेकर पूरी दुनिया में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया। वहां पर क्या खबरें मिल रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ TV9 और उनके दर्शकों को कि आपने मुझे इनवाइट किया। जहाँ तक आपने कहा कि ये सिर्फ कयास लगाया जा रहा है कि वहाँ पे धमाका हुआ है, ऑफ कोर्स यहाँ की जो स्टेट मीडिया है, जो स्टेट कंट्रोल मीडिया है, वो भी यही कह रही है कि यहाँ पे धमाका हुआ है और कोई ऐसा कोई डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसा राय नहीं दिया गया अभी तक कि ये धमाका किस तरह का है। लेकिन यहाँ भी ऐसा ही क्या राय हो रहा है कि शायद ये गैस एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि ईरान में गैस का जो है वो जाल बिछा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है वो माउंटेनियस जो है यहाँ पे क्या कहते हैं माउंटेनियस रीजन है, जहाँ पे पार्किंग साइट भी है, जहाँ पे ईरान का मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। और यहाँ पे पहला एक्सप्लोजन नहीं है। ऐसा एक्सप्लोजन जो 2011 के बाद जो है कई बार ऐसा एक्सप्लोजन हुआ है, जिसमें अगर आपके दर्शकों को याद होगा तो 2011 में यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें यहाँ के जो है IRGC के कमांडर तेहरानी मुकद्दम का भी डेथ हुआ था। और लेकिन ये जो धमाका उस वक्त हुआ है जिस वक्त ईरान अभी UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसकी बहस हो रही है, और IAEA जो इंटरनेशनल UN न्यूक्लियर वॉचडॉग है, वहाँ पे भी इसकी बहस हो रही है कि इसको दो साइड को जो है अप्रूवल देना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है ईरानी मीडिया में क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफेंस जो है इस्टेब्लिशमेंट
उसी वक्त जो है स्टेटमेंट देता है, जब तक कि उसको उसकी जो इजाजत ना मिली हो। अगर आपको याद होगा जनवरी में एक यूक्रेनियन प्लेन शॉट डाउन हो गया था यहाँ पे, और उसकी खबर 3 दिन के बाद ही उसको कंफर्म किया गया कि ये जो है ईरानियन मिसाइल ने उसको शूट डाउन किया था। या लास्ट मंथ एक फ्रेंडली फायर जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे 19 जो है पर्सनल मारे गए थे यहाँ। ठीक है शकील अहमद साहब, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस धमाके से जुड़ी जो कि शक पैदा कर रही हैं। मैं एलएसी के पास लिए चलूंगा अपने दर्शकों को। अभिषेक उपाध्याय वहां से हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, ईरान में ये जो धमाका हुआ है इसे किस नजर से आप देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शक पैदा कर रही हैं कि कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो ईरान ने नहीं कर लिया। जो इस धमाके की जगह है उसको लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जो ईरान की सरकार का स्टेटमेंट सामने आया है, क्या कुछ अनयूजुअल लग रहा है आपको? धमाके की जो खबर आई है वो पर्चिन इलाका है, तेहरान के पास में है, और वो इनका एक बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी जखीरा है और एक मिलिट्री कैंप है उसके पास में। तो आज जब अमेरिका चाइना के साथ उलझा हुआ है और विश्व में अमेरिका चाइना और एक अलग तरह से टेंशन हो गई, तो हो सकता है कि ईरान ने इस मौके का फायदा उठाया हो कि ये अभी मौका अच्छा है, इस समय में न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दो, क्योंकि कुछ उसको वहां पे एक माहौल अलग हो रखा था और सबका ध्यान उधर है, तो उसका उसने हो सकता है फायदा उठाया हो। लेकिन ये खबर अभी नहीं है उनकी तरफ से। जो खबर वही आ रही है कि ये इंडस्ट्रियल ब्लास्ट है, लेकिन इस खबर पर कितनी सच्चाई है, कितना, जैसा कि शकील साहब ने बताया कि 2-2, 3-3 बार खबर आती है, असली खबर कब निकल के आती है उसका भी हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल यही है, बहुत अहम बात है संजय सॉय साहब, और जिसका जिक्र शकील अहमद साहब भी कर रहे थे, क्योंकि ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं दाऊद आब्दी साहब, उनका सीधे सीधे ये कहना है कि ये गैस लीकेज की घटना है, कोई हताहत नहीं हुआ है। और ये जो बयान है ये अपने आप में कहीं ना कहीं और ज्यादा शक पैदा कर रहा है, और इस बयान के बाद और ज्यादा कयास दुनिया भर में लगाए जाने लगे कि कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा है ईरान। लेकिन चलिए अब हम रुख करेंगे सीधे एलएसी का। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। अभिषेक, मुझे यह बताइए कि इस वक्त लद्दाख में हालात कैसे हैं? चीन के बारे में यह जानकारी मिल रही है, ये जानकारियां सामने आ रही हैं कि अब चीन की फौज का जो रुख है वो दबाव में बदलता हुआ नजर आ रहा है, पीछे हटने के लिए तैयार हुई है। लेकिन ताजा हालात क्या हैं ये अब सबसे पहले बता दीजिए। देखिए समीर, लद्दाख में वो जो भारत की ओर से तैयारियां थी वो तैयारियां लगातार मजबूत की जा रही हैं, और उनका लेवल है, चाहे आर्मी का फॉर्मेशन हो या एयरफोर्स का हो, दोनों ही रोज हम देख रहे हैं कि रोज कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार जारी है। जो आसपास के इलाके हैं एलएसी के, वहां पर नेटवर्क को और भी मजबूत किया जा रहा है। आईटीबीपी के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जिनको और भी ज्यादा जहां रीइंफोर्समेंट किया गया है, और किसी भी सूरत में जो यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं कि अगर चीन की ओर से कोई भी कवायद की गई तो यहां पर फुली आर्म्ड एयर इंटरसेप्टर हैं जो कि तैयार हैं किसी वक्त में स्क्रैम्बल होकर के चीन के किसी भी इस तरह की दुस्साहस को काउंटर करने के लिए। और साथ में जहां जहां पर चीन के साथ में विवाद है, गलवान घाटी का एरिया हो या फिंगर एरिया हो, वहां पर चीन पर लगातार प्रेशर डाला जा रहा है कि वो डिसएंगेज हो और वो वहां से पीछे जाए, उसके लिए लगातार दबाव भी डाला जा रहा है। और अभिषेक, ऐसे में ईरान की तरफ से ये जानकारी सामने आना कि एक गैस लीकेज हुआ है, उस जगह पर धमाका होना जहां पहले भी न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं, पूरी दुनिया में यह चर्चा होना कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया, इस पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगा। लेकिन देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए जो जानकारी सामने आ रही है वो एक्सपर्ट्स के हवाले से यह कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि न्यूक्लियर टेस्ट किया हो ईरान ने, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है क्योंकि ईरान की सरकार फिलहाल मान नहीं रही है, गैस लीकेज की बात कर रही है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं ब्लास्ट से पहले की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर ब्लास्ट के बाद की तस्वीर है। कितनी बदली हुई नजर आ रही है ये तस्वीर, और अपने आप में ये माना जा रहा है कि ये धमाका बहुत जबरदस्त था, बहुत शदीद धमाका था। और लेकिन ईरान की सरकार की तरफ से, ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि किसी की जान नहीं गई है, गैस लीकेज की ये आम घटना। और देखिए, यही जानकारी सामने आ रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट ही किया है। यह खबर ऐसे ही सामने नहीं आ रही, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ईरान ने पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया है, 12 लाख लोगों की पावर सप्लाई काट दी गई है।
एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं और ये जगह ठीक वही जगह है जहां पर पहले भी ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। और अब बहुत ही सिंपल सा एक लाइन का बयान डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी कर दिया जाता है कि यह गैस लीकेज की मामूली घटना है, कोई हताहत नहीं हुआ। जबकि अब जो हकीकत सामने आ रही है वो ये है कि 12 लाख लोगों की पावर सप्लाई काट दी गई है। इस पूरे इलाके को जहां पर यह धमाका हुआ था पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं। ये जानकारियां हमारे सामने आ रही हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस धमाके को लेकर, क्योंकि इस धमाके की चर्चा पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है, क्या अपडेट मिल पा रही है? हुआ क्या होगा, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए समीर, जैसा कि लगातार ये जानकारी आ भी रही है कि शुक्रवार सुबह जब ये धमाका हुआ और तेहरान से 12 मील दूर उस जगह पर धमाका होने के बावजूद तेहरान शहर में मानो ऐसा हुआ कि जैसे शहर के तमाम घर हिल रहे हो, एक भूकंप की तरह से लोगों के घरों की शीशे तक टूट गए थे। स्टेट मीडिया भले ये बात कह रही है कि कोई गैस लीक नहीं हुआ, लेकिन अगर स्टेट मीडिया कह रही है कि एक गैस लीक हुआ होगा, लेकिन अगर इस पैमाने पर गैस लीक हुआ होता तो लोग भी जरूर हताहत होते। हालांकि अच्छी बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ, इसी वजह से गैस लीक वाली थ्योरी पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। अब आगे क्या हुआ इसको लेकर जाहिर है, क्योंकि दूसरी बात यह भी है कि अभी तक ईरान की सरकार ने वहां पर पुलिस को या दूसरी सिविलियन अथॉरिटी को इंगेज नहीं किया। पूरा इलाका मिलिट्री के कब्जे में है। इन सब बातों को लेकर दुनिया की तमाम जो संस्थाएं हैं वो चिंतित जरूर है, लेकिन हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। खास करके अगर भारत के पर्सपेक्टिव में देखें तो भारत और ईरान के संबंध बहुत बेहतर हैं और भारत सरकार को भी उम्मीद है कि जल्दी ईरान इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी के साथ दुनिया के सामने में आएगी, ताकि दुनिया और ईरान के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन है उसको और ज्यादा बढ़ावा ना मिले। बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और हमारी अगली बड़ी खबर भारत चीन टक्कर से जुड़ी हुई है। चीन से डील करने में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गए। ऐसा दावा अमेरिका की ही एक न्यूज एजेंसी ब्रेडबॉट ने किया है। ब्रेडबॉट ने लिखा है कि गलवान हिंसा के बाद मोदी ने चीन को सबक सिखाया। जो ट्रंप को करना चाहिए था वो मोदी ने कर दिखाया। मोदी ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को बड़ा झटका दिया है। भारत में आज बायकॉट चाइना मुहिम चल रही है। लोग चीन के सामानों को जला रहे हैं। मोदी ने चीन छोड़ रही कंपनियों के लिए भारत में जमीन तैयार की। अब निवेश भारत की तरफ बढ़ रहा है। यह सब अमेरिका की न्यूज एजेंसी लिख रही है। तो गलवान हिंसा को लेकर भी जिक्र किया गया है इस न्यूज रिपोर्ट में और कहा गया है कि गलवान में जो कुछ हुआ चीन की तरफ से, उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से बड़ा सबक सिखाया गया है। और जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो डोनाल्ड ट्रंप को करना चाहिए था, वो मोदी ने कर दिखाया है। मोदी ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को बड़ा झटका दिया है। बायकॉट चाइना मुहिम जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त चल रही है, जिस तरह से लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं और पब्लिक खुद आगे आकर, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं वो खुद आगे आकर चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मुहिम से जुड़ रहे हैं, उसका भी जिक्र किया गया है। और कहा गया है कि लोग चीन के सामानों को जला रहे हैं। मोदी ने चीन छोड़ रही कंपनियों के लिए भारत में जमीन तैयार की है। यानी वो कंपनियां जो कि चीन में निवेश कर रही थी अब हिंदुस्तान का रुख कर रही हैं। यह भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इस न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है और कहा गया है कि निवेश अब भारत की तरफ बढ़ रहा है। यह सब अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्रेडबॉट ने लिखा है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैनी साहब, अमेरिका की एक मीडिया एजेंसी वो ये कह रही है कि सही तरीके से जवाब जिस तरह से अमेरिका को देना चाहिए था, बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहिए था, वो मोदी की तरफ से दिया गया है, हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया है। क्या आप मानेंगे कि सफिशिएंट कदम उठाए जा रहे हैं या अभी और भी बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिन्हें आने वाले वक्त में उठाना चाहिए हमें? समीर भाई, देखिए जो खबर निकली है अमेरिकन न्यूज एजेंसी में वो सुनकर बहुत खुशी होती है। हाँ। उपरोक्त कदम उठाए जा रहे हैं और कदम उठाए जाने की अपेक्षा है और जरूरत भी है।
और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाता है, क्योंकि एक रात में पूरी डिफेंस की तैयारी नहीं हो जाती। आखिर ये चीन ने हमारे साथ में विश्वासघात किया है, एक पीछे से छुरा भोंका है, हमारे साथ दोगलापन किया है, उधर बातें करते हैं और उधर जाकर घुसपैठ करते हैं। तो इसके लिए जो तैयारी है उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो अप्रोच कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। भारतीय फौज समक्ष है वहां पर चीन को अच्छा मुकाबला करने के लिए, और आगे भी लेकिन और तैयारियों की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ ऐड करना चाहता हूँ समीर भाई, ये देखिए ये मामला 15 जून से शुरू नहीं हुआ या ये 2 जून से शुरू नहीं हुआ, ये मामला अप्रैल से चल रहा है, जब चीन ने अपना जो उनका वेस्टर्न हाईवे है उसके ऊपर में वो प्रशिक्षण के तौर पर भारी फौजें लेके आए। उसके बाद सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही थी कि हजारों लोग, हजारों फौजी और सारो सामान, गन्स और टैंक्स हमारे बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। तो उस समय हम लोगों की तरफ से थोड़ी चूक जरूर हुई है, मैं कहूंगा। जो न्यूज आते हैं उन पर बेस कर रहा हूं। तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एनटीआरओ है, हमारा जो रॉ की एजेंसीज हैं, जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, थोड़ी चूक जरूर हुई है इस खबर में, क्योंकि ये काम जो है वो हमारी फौज का नहीं है, हमारी फौज का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का काम नहीं है। हमारा फौज का काम उस इंटेलिजेंस जो मिलती है उस पे एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे एक्शन लेना है। हम लोगों को खबर नहीं दी गई है, इसमें जो जिम्मेवारी लोग हैं ये हमको एक सबक सीखना चाहिए। लेकिन तैयारी के बाबत अगर आप बात करते हैं, तैयारी हो रही है, दिन पे दिन तैयारी बढ़ रही है, फौजें वहां पे ऐड करी जा रही हैं, डिवीजन के डिवीजन फैले गए हैं, अभी मिसाइल्स भी लग गई हैं, एयरफोर्स पूरी तैयार है। और अब अगर चीन कोई जरूरत करेगा तो उसको एक, जिसको हम आर्मी में बोलते हैं, ब्लडी नोज, दे विल गेट ए ब्लडी नोज सभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फखर यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हमें बातचीत करनी है। फखर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। रक्षा के मोर्चे से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर, चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए भारत इजराइल से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद की बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच इस मिसाइल के नेवी वर्जन को खरीदने के लिए साल 2018 में एक डील की गई थी। हाल के दिनों में देश पर दुश्मनों की नापाक नजर को देखते हुए इसके जमीनी एयर लॉन्च वर्जन को भी खरीदने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने 2018 में यह जानकारी दी थी कि भारत से उसने $777 मिलियन, यानी हिंदुस्तानी रुपीस में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 5,687 करोड़ का प्राइस वैल्यू नजर आता है। बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की यह डील हुई है इजराइल के साथ, और रक्षा के मोर्चे से जुड़ी हुई निश्चित तौर पर यह एक बड़ी खबर। फखर यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फखर यूसुफ जई साहब, आप देखिए हिंदुस्तान की तरफ से चीन को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और जिस तरह से हमने गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसको डील किया, उसके बाद अमेरिका तक में तारीफ हो रही है कि हिंदुस्तान ने ऐसा करारा जवाब दिया है जो कि अमेरिका देने की सोच रहा था। और फिर भी हम देख रहे हैं सरहद पर पाकिस्तान की हिमाकतें चीन की शय पर जारी है। जब चीन का यह हाल हो सकता है तो पाकिस्तान का क्या होगा, यह तो सोचना चाहिए ना वहां पर। समीर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बात यह है कि जिस तरह आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, काफी करीबी ताल्लुकात हैं। अभी अगर पिछले 2-3 सालों को हम देख लें तो हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना के बीच में भी नो डाउट आपको पता है कि 1948 से जब चाइना बना तो उस वक्त से बड़े गहरे ताल्लुकात थे। तो यकीनन दुनिया में आप किसी न किसी के साथ, जिस तरह हिंदुस्तान के भी अपने दोस्त हैं दुनिया में, उनके साथ वो खड़ा रहता है किसी भी हालत में, इसी तरह पाकिस्तान की और चीन की भी आपस में दोस्ती है तो वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बात की कि अमेरिका ने बड़ी तारीफ की, अभी जनरल साहब ने भी बात की कि हमारी इंटेलिजेंस, बिल्कुल ये बात मैंने 2-3 आपके मीडिया चैनल पे भी की कि भाई अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी वीक थी कि वो लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें लेके आपके बॉर्डर पे आ रहे हैं, और आपको पता भी है कि 62 में आपका मतलब उनके साथ बड़ी सख्त जंग हुई थी, उसके बाद भी आपको पता है कि पिछले हम
एक 2 सालों का डेटा उठा ले तो इस बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे भी चाइना और जो हिंदुस्तान की फौजें वो आमने सामने आई हैं। तो उस चीज को देख के क्यों तैयारी नहीं की गई थी? मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान के पास भी बड़ा कुछ है, बड़ी बैकअप भी है, यूएसए उनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, आपके रशिया के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात है, अभी ये 400 आपकी उनके साथ डील हो रही है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपकी वो चीज, मतलब वही वाली बात है कि द गन इज नॉट इंपॉर्टेंट, द मैन बिहाइंड द गन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपकी वो नहीं, फखर साहब आप ये बताइए पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम सब ये जानते हैं पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए क्या अमेरिका को नाराज करने का भी पूरा मूड पाकिस्तान बना चुका है? अगर इसी में मैं जोड़ दूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिस तरह से अमेरिका पर हमला करने वाले ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा दे दिया है। जी बिल्कुल। देखें, उसके ऊपर एलएस वेल्स की एक स्टेटमेंट भी आई है, बल्कि अभी सुबह ही मैंने उसकी एक ट्वीट देखी है। उसने कहा कि यार ये बहस आप छोड़ दें ओसामा बिन लादेन को। उसके ऊपर बड़ी कंडेमिनेशन आई है हमारे, मतलब एज ए जर्नलिस्ट जितने भी हम लोग हैं, तो बड़ा एक टफ टाइम मिला इमरान खान साहब को। लोगों ने कहा कि वो आपके लिए शहीद हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने 70,000 पाकिस्तानी। लेकिन इमरान खान ने तो क्लियर कर दिया ना कि ओसामा बिन लादेन उनके लिए शहीद हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर उसने उसको शहीद कहा है, भाई आपके लिए अगर हो सकता है होगा, पाकिस्तानियों के लिए वो शहीद नहीं है, क्योंकि 70,000 लोगों को उन्होंने मारा। दूसरी बात आपने की कि पाकिस्तान क्या अमेरिका को नाराज करेगा? पाकिस्तान अमेरिका को इस तरीके से तो नाराज मैं नहीं करूंगा, मतलब अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, क्योंकि उसकी वजह यह कि बहुत सारी हमारी एसोसिएशन है अमेरिका के साथ। सबसे बड़ा मसला इस वक्त अफगानिस्तान का है। यहाँ पे अमेरिका और तालिबान के बीच में जो डायलॉग चल रही है पिछले मतलब 1-1.5-2 सालों से, तो उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। तो पाकिस्तान तो शायद उसको मेरे ख्याल में डीरेल नहीं करवाएगा, लेकिन शायद मैं ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट करता चलूं कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज्यादा अहमियत रखता है बजाय चाइना के। क्योंकि नहीं, इसमें क्या शक है संजय सोय साहब, अब ये इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि पाकिस्तान के लिए चीन ज्यादा मायने रखता है, अमेरिका नहीं रखता। लेकिन ये जो बयान सामने आया, इसने ये साबित कर दिया कि अमेरिका पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, इस पर तवज्जो देने की कोई जरूरत फिलहाल पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चीन से दोस्ती जो है वो इतनी प्रगाढ़ होती हुई नजर आ रही। और चीन के कहने पर हिंदुस्तान के लिए जो पाकिस्तान कर रहा है वो हम सब जानते हैं। मैं इसमें 2 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि ओसामा बिन लादेन को देश के प्राइम मिनिस्टर अगर शहीद कहते हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं, क्योंकि आम जनता कुछ भी बोले, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर एक बहुत जिम्मेदार पोस्ट है, कोई आम पोस्ट नहीं है, वो एक जिम्मेदार पोस्ट है, और वो अगर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो एक बहुत गलत स्टेटमेंट है। दूसरी बात जो आप यूसुफ जाई साहब ने कही है कि चाइना के साथ ज्यादा दोस्ती हो रही है, ये एक शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि आज जो चाइना ने सीपैक रोड बनाया है, ग्वादर पोर्ट पर कब्जा कर लिया है, और चाइना की कॉलोनी सोसाइटी इनके पाकिस्तान के अंदर बन चुकी हैं, जिसके अंदर आम पाकिस्तानी नहीं घुस सकता है। और सीपैक रोड से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? पूरा फायदा चाइना को होगा। और चाइना जिस प्रकार से पाकिस्तान को पैसा दे दे के कब्जा करता जा रहा है, पाकिस्तान चू तक नहीं कर सकता चाइना के सामने। इनकी अपनी आजादी को एक तरह से खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं एलएसी से। अभिषेक का मुझे ये जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि भाई कमांडर लेवल की बातचीत में जो चीन की फौज की तरफ से वादा किया गया था कि ठीक है हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, मई के पहले वाली हफ्ते वाली जो स्थिति थी लद्दाख में, गलवान घाटी में, फिंगर 1 से फिंगर 8 के पूरे इलाके में, वो क्या बरकरार होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, अभी पैंगोंग त्सो की बात करते हैं, वहां पर जो फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का इलाका है, वहां पर चाइना फिंगर 4 के आसपास अभी भी बना हुआ है। उसने अपना अभी तक यहां तक जानकारियां आ रही हैं कि हेलीपैड बनाने की कवायद वहां पर जारी है। चाइना ने अपना वहां पर मेन बेस बना रखा है और फिंगर 3 की ओर बढ़ना उनका लगातार जारी है। हालांकि भारत का भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है वो फिंगर 4 के बेहद ही नजदीक है, लेकिन चाइना किसी भी सूरत में फिंगर 4 के पीछे जाने को तैयार अभी नहीं है। वो अभी तक वो लगातार उसके लिए डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है, जो बातचीत हुई थी, उसका चाइना ने ऑनर नहीं किया है अभी तक। और दूसरा, देप्सोंग इलाका जो है
वहां भी यही हरकत चाइना कर रहा है, बॉटल नेक की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बॉटल नेक जो कि बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, और वहां से भारतीय सेना की पेट्रोलिंग होती है, रॉकी नॉले की ओर होती है, बरसे की तरफ होती है, उसके बीच में ये बॉटल नेक का इलाका है। तो अभी तक चाइना की जो स्थितियां हैं वो उस बातचीत की जो फलसफा था उसको मानने को तैयार होती दिखाई नहीं दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। युक्तेश्वर कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलमनिस्ट हैं, चाइना से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। युक्तेश्वर जी, आप देखिए एलएसी पर जो हालात बिगड़े उसके बाद भी इतने दौर की बातचीत हो चुकी है, डिप्लोमेटिक लेवल पर विदेश मंत्रियों की आपस में बातचीत हुई, सैन्य लेवल पर बातचीत हुई, उसके बावजूद भी जो वादा किया गया चीन की तरफ से वो निभाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ठीक उसका उल्टा करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आगे आप क्या देखते हैं? जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं चीन में नहीं हूं, मैं लंदन यूके से। जी, लंदन में आप, ठीक है जी। दूसरा ये इसमें जो देखने की बात यह है कि जो ईरान में हुआ अभी धमाका, इसके पीछे में चीन का भी तो कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जॉर्ज सिम्पसन साहब ने बोला है कि इसमें जो ईरान का धमाका 2 दिन पहले हुआ उसमें चीन के साथ में गुप्त संबंध रहे हैं बहुत दिनों से, करीब करीब 10 सालों से। और वहां पे मंग वानचौ जो हुआवेई कंपनी की जो प्रेसिडेंट है, उनकी बेटी जो है, उसको भी कनाडा में उसको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो जो वेस्टर्न कंपनीज और वेस्टर्न गवर्नमेंट का एक जो प्रतिबंध लगा हुआ था तो उसका वो उल्लंघन कर रही थी, क्योंकि वो ईरान को धीरे धीरे सपोर्ट कर रही थी। जो ईरान के ऊपर में जो प्रतिबंध लगाए हुए थे उसका वो तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये वाली नीति पर चलता हुआ नजर आ रहा है क्या ईरान आपको? जी, तो वैसे अभी तक कोई बात बिल्कुल खुल के नहीं आई है, क्योंकि 2 दिन पहले का ये ब्लास्ट है। इसमें लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या वो इजराइल ने किया हुआ है, क्योंकि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू साहब का ऑफिस से अगर आप देखेंगे तो उनका कोई बयान नहीं आया है, उन्होंने मना कर दिया है बोलने से कि भाई क्या इसमें हमारा हाथ है या नहीं है क्या, क्योंकि ईरान और चीन के संबंध काफी पुराने रहे हैं। और अब जो ये जो हमारे उत्तरी बॉर्डर पे जो चीन कर रहा है जी, तो इतने दिनों के बाद भी अभी भी इतना 3 महीने से चल रहा है बातचीत, डिप्लोमेटिक तरफ से, मिलिट्री की तरफ से, लेकिन चीन मान नहीं रहा है, क्योंकि ये जो सीमा का विवाद है ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है और इसमें कोई डिमार्केशन लाइन तो है नहीं। हाँ, तो विवाद अभी काफी रहेगा, लेकिन चीन को ये सबक लेना चाहिए कि जब यूएस के 3 कैरियर नेवी आज हिंद महासागर में आ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो चीन को काफी तरह, ये कभी नहीं हुआ। हाँ। ये 3 क्योंकि चीन के पास तो केवल 1 कैरियर है और अमेरिका का 3 कैरियर आ चुका है। और उनका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं युक्तेश्वर जी, और उस खबर को भी TV9 भारतवर्ष लगातार यहां हिंदुस्तान में अपने दर्शकों के सामने रख रहा है, और कहीं ना कहीं चीन उससे बहुत तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, भारत चीन के बीच लगातार बढ़ रहे विवाद के बाद भारत ने LAC पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है, जो चीन के किसी भी फाइटर जेट को कुछ ही सेकंडों में तबाह कर सकता है। आर्मी और एयरफोर्स ने डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है जो कि चीन के किसी भी फाइटर जेट को सेकंडों में तबाह कर सकता है। यानी चीन की तरफ से अगर ऐसी कोई हिमाकत की गई तो उसका माकूल जवाब देने की पूरी तैयारी हो चुकी। सीधे रुख करेंगे अभिषेक उपाध्याय का। LAC पर ही तैनात हैं अभिषेक उपाध्याय, पिछले कई दिनों से लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक, ये जो जानकारी सामने आई है एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है लद्दाख में, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तिब्बत से लेकर के और जो उनका साउथ शिनजियांग इलाका है चीन का, वहां पर उन्होंने अलग अलग एयरबेस पर अपने फाइटर प्लेन तैनात कर दिए हैं। तिब्बत में उनका होटन एयरबेस है, उनका नग्यारी एयरबेस है और शिगात्से एयरबेस है। इन सब पर उनके फाइटर प्लेन तैनात हैं, J-10, J-11, ये सारे तैनात हैं। और वो जो क्षमता है
वो क्षमता एयर जो सैटेलाइट इमेजेज आई हैं उससे मालूम पड़ा है कि एयरबेस की क्षमता को और बढ़ा रहा है चीन, ताकि वहाँ पर और ज़्यादा फाइटर प्लेन प्लेस किए जा सकें। तो ये जो थ्रेट है, परसेप्शन है, और उधर स्कर्दू में भी उसने अपनी तैनाती कर दी है, जो पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में कब्जाया हुआ स्कर्दू एयरबेस, वहाँ भी तैनाती कर दी है। तो इसको देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहे। दूसरी बात यह कि S-400 चाइना के पास है, इंडिया के पास अभी नहीं आया है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट रहे, ताकि अगर चीन की ओर से कोई हिमाकत होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाए। बिल्कुल अभिषेक बने रहे हमारे साथ। मेजर जनरल AJB जैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैनी साहब, अभिषेक उपाध्याय ने पॉइंट बाय पॉइंट बहुत सलीके से ये जानकारी दी कि किस तरह से अभी भी LAC पर चीन की दगाबाजियां जारी हैं और चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लगातार वादा किया था पीछे जाने का, आगे बढ़ने की कोशिश अभी भी जारी है। चाहता क्या है चीन? जंग चाहता है क्या? देखिए समीर, हमको दो चीजों के ऊपर में बहुत गौर से देखना पड़ेगा। पहली बात कि चीन की किसी भी बात पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। सही बात है। ये हमें देर से एहसास हुआ, लेकिन देर आयत तो दुरुस्त आयत। अब हमने चीन से बहुत दोस्ती करने की सोची, चीन हिंदी चीनी भाई भाई के जमाने से लेके और अमरावती में झूला झूलने तक और ढोकला खिलाने तक हम लोगों ने पूरी कोशिश कर ली। लेकिन अब सरकार को भी एहसास हो गया है कि चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी बात, चीन का हमेशा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लॉन्ग टर्म रहा है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वो शताब्दियों के और दशकों के मामले में मायने में सोचता है, लेकिन उसका जो टैक्टिकल एप्लीकेशन है वो अलग है। टैक्टिकल एप्लीकेशन उसका 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम। तो 2 कदम जब आगे ले लिया और फिंगर 4 तक आके बैठ गया, अगर वो फिंगर 5 तक चला भी जाता है तो उसने 3 फिंगर ले लिए और 2 साल के बाद में फिर वही कार्रवाई। तो जो ये सलामी स्लाइसिंग का जो टैक्टिक्स है, इसके अंतर्गत पिछले 60 साल में 1962 के बाद 40,000 स्क्वायर किलोमीटर हम टेरिटरी खो चुके हैं समीर भाई। उसमें अगर हम अक्साई चीन 15,000 निकाल दे, या शक्साम वैली जो कि पाकिस्तान ने POK का हिस्सा दे दिया था, उसको दान कर दिया था, वो निकाल दें, ये 15 और 5 20,000 हो गया। फिर भी 20,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हड़पा है। ये कैसे हड़प लिया? सही बात है। स्लाइसिंग करके 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम, और फिर बातचीत वो वहीं बैठा हुआ है। फिर बातचीत वहीं बैठा है। आप डोकलम का ले लीजिए। डोकलम में हम लोग डिप्लोमेटिक विक्ट्री बोलते हैं, बड़ा अच्छा हुआ, डोकलम लड़ाई नहीं लगी। लेकिन डोकलम के जो पश्चिम की तरफ में, यातुंग की तरफ, जो उसका टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर था, 73 दिन के फेस ऑफ के बाद में उसने उसको परमानेंट बना लिया। जहां पर उसके दुक्के चुक्के जो पोस्ट थे, पूरी ब्रिगेड लगा ली उसने। ठीक बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल आपने वाजिब पॉइंट्स उठाए हैं। संजय सॉय साहब, जिस बात का जिक्र जैनी साहब कर रहे हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि उन्होंने अक्साई चीन का भी जिक्र किया, और अक्साई चीन को लेकर हमारी सरकार ने जिस तरह से मजबूती के साथ ये बात रखी कि अक्साई चीन हिंदुस्तान का हिस्सा है और इसके लिए हम जान भी दे देंगे, कहीं ना कहीं क्या ये जो बयान दिया गया, इससे भी तिलमिलाहट जो है वो चीन की नजर आ रही है? क्या इससे भी क्या तिलमिलाया हुआ चीन है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जनरल जैनी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं, जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि 1 कदम 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। लेकिन जो भारत ने अभी जो चेंज हुआ है पॉलिसी, भारत का जो भी प्रोएक्टिव पॉलिसी है, रिएक्टिव की बजाय और एग्रेसिव है, हम लोग डिफेंसिव माइंड से थोड़ा हट गए हैं अभी, उस चीज से फर्क पड़ा। क्योंकि अभी आज हमने अक्साई चीन के ऊपर अगर हमने बोला कि इसको आजाद कराएंगे, ये हमारे संविधान में, ये संसद से पास हुआ है, क्यों नहीं आजाद करें? हमारा हिस्सा है, होगा आजाद, होना चाहिए। तो ये चीज आप सही कह रहे हैं समीर कि इससे वाकई में चीन तिलमिलाया हुआ है, उसको खतरा हो रहा है। और जिस प्रकार भारत ने डिफेंस को ठीक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू किया, उसको तेज किया पिछले 5 साल से, उससे भी चाइना को डर लगा कि ये किस प्रकार की इनकी सोच बदली हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सॉय साहब, AJB जैनी साहब। वक्त हमारे पास इतना ही है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। युक्तेश्वर कुमार साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद थे, शकील अहमद साहब तेहरान से हमारे साथ मौजूद थे, इस्लामाबाद से फखर यूसुफ जई हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे 2 रिपोर्टर्स मनीष झा और अभिषेक उपाध्याय, जिनके जरिए हमने ताजा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।